we were discussing about the ERM recommendations. Okay, so the next type of risk are security related risk, compliance related, data leakage और data jurisdiction. So अगर इस तरीके की कोई भी रिस्क ऑकर होता है, ठीक है, तो आपके लिए जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस. ओके, मींस यू नीड टू define your data classification policies and processes properly. Okay, तो इसके बारे में हम बात करते हैं. तो रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? सिक्योरिटी रिलेटेड अगर कोई रिस्क हो, कंप्लायंस रिलेटेड हो, डेटा लीकेज रिलेटेड हो, या डेटा जुरिस्डिक्शन रिलेटेड हो. ठीक है, तो मूविंग टू द पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन could change current location of data storage, transaction processing and control structure. ठीक है, तो जब आप पब्लिक क्लाउड पर या हाइब्रिड क्लाउड पर मूव करते हैं तो जनरली क्या है कि करंट लोकेशन ऑफ डेटा स्टोरेज. ठीक है, अभी तक तो क्योंकि आप अपना वही ट्रेडिशनल ईआरपी सिस्टम अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, और अब आप फर्दर मूव कर रहे हैं क्लाउड पर, और क्लाउड में भी आप पब्लिक या हाइब्रिड क्लाउड की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, प्राइवेट क्लाउड तो देखिए आप समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ आप डील करते हैं तो आप क्या करते हैं? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही आप किसी थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि आप यहाँ पर डेटा सेंटर हमारे लिए मेंटेन करो, मैनेज करो. ठीक है, तो वो हो सकता है. और अदरवाइज अगर आप पब्लिक क्लाउड या हाइब्रिड क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो किसी रिमोट लोकेशन में किसी दूसरी जगह स्टोर हो. ठीक है, तो could change the current location of data storage, transaction processing and control structure. तो ऐसा हो सकता है कि जो डेटा स्टोरेज या ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग या कंट्रोल स्ट्रक्चर ये किसी और लोकेशन पर वहां से आप एक्सेस कर रहे हो. ठीक है, तो these changes require analysis since they are likely to have an impact on how organizations operations remain compliant with applicable laws and regulations. Okay, सो यहाँ पर क्या है कि देखिए दीज चेंजेस रिक्वायर एनालिसिस. ये जो चेंजेस हैं लोकेशन में चेंज मतलब लोकेशन ऑफ डेटा स्टोरेज, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो यू नीड टू रिक्वायर एनालिसिस सिंस दे आर लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करने जा रहे हैं फर्दर. ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज शुड क्लियरली डिफाइन द सीएसपीज रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग मीटिंग कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज है आपके और आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, वही आप देखिए तो प्रॉपर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कंप्लायंस के रिगार्डिंग, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, ये सब क्लियरली डिफाइन करती है. ठीक है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप लोग इंश्योरेंस जब कोई परचेज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन का एक बहुत लंबा सा क्लॉज आता है ना बिफोर साइनिंग इट, है ना, तो उसमें आप चेक बॉक्स करते हैं और उसके बाद आप उसको सबमिट कर देते हैं. ठीक है, तो बिफोर मतलब आप फर्दर उसको बिना पढ़े हुए. ठीक है, अब वो क्लॉजेस क्या होते हैं जनरली कहीं पर भी कोई अकाउंट भी बनाते हैं तो उसके बाद भी इसी तरीके का एक लंबा चौड़ा सा क्लॉज आता है. ठीक है, तो बेसिकली आपको उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो वहीं आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बेसिकली कि आपकी और उस पर्टिकुलर बैंक की या उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है. अब इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि पता चला आप इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो देते चले जा रहे हैं. ठीक है, और अल्टीमेटली आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई और वो आप मान लीजिए उसका क्लॉज जो है वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कवर नहीं करता है. ठीक है, तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसी तरीके से जब आप अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिफाइन करें तो उस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, प्रोस्पेक्टिव सिचुएशन, और उन सिचुएशंस पर किस तरीके से आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे. ठीक है, उनके बारे में क्लियर कट तरीके से बात कर ली जाए और उसको ड्राफ्ट कर लिया जाए. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्रेक्चुअल लैंग्वेज. ओके, सो इफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डेटा रिसाइड्स इन अ क्लाउड सॉल्यूशन with the possible exceptions of a private cloud. ये प्राइवेट क्लाउड की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट क्लाउड में देखिए कभी कभी होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्राइवेट क्लाउड को बोलते हैं कि आप यहाँ पर ही हमारे लिए डेटा सेंटर मेंटेन करो, मैनेज करो. ठीक है, लेकिन पब्लिक और हाइब्रिड में ये प्रॉब्लम है. So if an organization's data resides in a cloud solution, there is no ability to identify the data's specific current location, server or storage service, or the data's residence history of the locations.
Note that a few CSP do offer an option to specify the desired country of residence for the data in their possession. अच्छा, इसमें इशू क्या आता है कि उसकी लोकेशन क्या है, सर्वर की है ना, स्टोरेज डिवाइसेस की क्या लोकेशन है। और मैंने आपको बताया था कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में जनरली आप क्या करते हैं कि डेटा एक ही प्लेस पर ना रख करके और भी 2-3 जगह आप मेंटेन करते हैं कि इन केस अगर कोई प्लांट, कोई डेटा सेंटर वो लोग कोलैप्स कर गया किसी पर्टिकुलर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो भी आप उस डेटा को अपने पास कह सकते हैं स्टोर करके रखें, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, और आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, तो आपको फर्दर किसी और लोकेशन पर भी आप उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो और द डेटाज रेजिडेंसी हिस्ट्री ऑफ द डेटाज रेजिडेंस हिस्ट्री ऑफ द लोकेशन, ठीक है। तो अब जनरली है कि नोट दैट अ फ्यू सीएसपी डू ऑफर एन ऑप्शन टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड कंट्री ऑफ रेजिडेंस और डेटा इन देयर पोजीशन, ठीक है। तो दिस लोकेशन चैलेंज इज ड्यू टू द नेचर ऑफ मल्टी टेनेंट cloud environment in which the resources are reused and dynamically allocated to the cloud customer, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक चैलेंज है हमारे लिए। तो लोकेशन चैलेंजेस इज ड्यू टू द नेचर ऑफ मल्टी टेनेंट, है ना। अब किस वजह से चैलेंज है कि मल्टीपल क्लाइंट्स आर देयर एंड दैट आर एक्सेसिंग दैट क्लाउड एनवायरनमेंट, ओके, in which the resources are reused and dynamically allocated to the cloud customer, ठीक है। तो अब जैसे है ना कि आपको स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली हमें रिमोट लोकेशन ही प्रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें हम जब भी चाहें तो अपनी डेटा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना स्पेस हम ले सकते हैं, ठीक है, ओन कर सकते हैं। So this inability to identify the specific location of data storage and processing with cloud solution may present obstacle in meeting its discovery and data lineage requirement. Okay, so this limitation could have a big impact on the data storage or to a lesser extent transaction processing activities that an organization might want to support by क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो अब इस तरीके के लिमिटेशन से सिक्योरिटी से रिलेटेड, कंप्लायंस, डेटा लीकेज या डेटा जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड अगर हमारे पास कह सकते हैं रिस्क एसोसिएटेड हैं, तो हम इनके लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्यों किया डेटा, कि कौन कौन सा डेटा है जो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, और कौन कौन सा डेटा है, किस कैटेगरी का डेटा है और उसके साथ हमें किस तरीके से डील करना है, इसके रिगार्डिंग आपको पॉलिसी और प्रोसीजर को ड्राफ्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी शुड क्लियरली डिफाइन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डीम्ड सेंसिटिव एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। तो आप जब डेटा क्लासिफाई करेंगे तो उसमें प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की तरह कंसीडर करते हैं और आप उसको किसी भी सूरत में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उसको आप कह सकते हैं स्टोर करना प्रेफर नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, अकाउंट्स और एचआर से रिलेटेड फंक्शन या जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये आप देखिए जहां कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आप जो एडमिन ब्लॉक होगा उसमें एचआर और कह सकते हैं ये आपका अकाउंट्स फंक्शन रिजाइड करता है, ठीक है, और वो वहां से किसी भी स्थिति में कह सकते हैं कि डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर डिफाइन करने की जरूरत है, क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है, जिसको आप किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि ये कहीं बाहर किसी दूसरे मतलब बाहर डेटा सेंटर में मैं इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करूं, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी शुड इंश्योर दैट द पर्पस, ओनरशिप एंड सेंसिटिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा are clearly communicated and understood throughout the organization. So these policies should be supported by data classification process that include the following, ठीक है। तो कौन कौन क्या क्या है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, मैपिंग लीगल, रेगुलेटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट टू वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, इंटेलेक्चुअल एसेट, जो पेटेंट, मान लीजिए आप कोई नई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप के पास कह सकते हैं R&D एक्टिविटी भी तो आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है ना, नई नई जैसे प्रोडक्ट लाइन लानी है या कुछ नया प्रोडक्ट ऑल्टरेशन करना है, ठीक है। अब आप देखिए इनोवेटिव और इमिटेटिव, ये दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। इमिटेटिव होता है कि कोई प्रोडक्ट है, एग्जिस्ट करता है, उसी में कुछ चेंज, फर्दर इंक्रीमेंटल चेंज होते हैं, दैट इज नोन एज इमिटेटिव प्रोडक्ट, ओके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इन सभी के बेसिस पर आप क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डेटा को फिल्टर करेंगे, ठीक है। डिटरमाइनिंग द सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी
मीन्स कितना सेंसिटिव डेटा है, ठीक है, पब्लिक है, ठीक है, हम इसे शेयर कर सकते हैं। अब जैसे आपकी अटेंडेंस है, आप किस दिन आए नहीं आए, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हर एक छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो अगर कह सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में है तो उसकी अटेंडेंस, नेम ऑफ स्टूडेंट और उसका कह सकते हैं इस दिन प्रेजेंट था, एब्सेंट था, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उसके मार्क्स फर्दर सेंसिटिव है। इसी तरीके से तो अलग अलग कैटेगरी में हमें उसको फिल्टर करना है, ठीक है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, पब्लिक, हम पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आजकल देखिए ना, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को पब्लिसाइज किया जाए, ठीक है, पॉपुलर किया जाए, ठीक है। तो कभी कभी लोग निगेटिव पब्लिसिटी का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जनरली कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सा डेटा ऐसा है जो कि हमें पब्लिक कर सकते हैं, कौन सा ऐसा जो रिस्ट्रिक्टेड है और कौन सा ऐसा जो हाईली सेंसिटिव है, ठीक है। तो पहले तो आपने क्या किया कि टाइप्स ऑफ डेटा डिफाइन किया, फिर दूसरे नंबर पर आपने डिफाइन किया कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ठीक है, कौन कौन सा डेटा है जो हम पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा डेटा है जो रिस्ट्रिक्टेड है और कौन सा डेटा है जो हाईली सेंसिटिव है, जिसको हम किसी भी हालत में डिस्क्लोज नहीं कर सकते ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द एस्टैब्लिशिंग रिक्वायरमेंट मींस सच एज इंक्रिप्शन फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर बहुत सेंसिटिव डेटा है तो आप क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का भी इस्तेमाल करेंगे जब डेटा ट्रांसमिट करें, ठीक है। तो ऐसा जनरली प्राइवेट क्लाउड के केस में होता है, पब्लिक क्लाउड में इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है ना कि व्हाट्सएप में आप जो भी बात करते हैं या जो भी आप शेयर करते हैं डेटा, दैट इज नॉट सेफ, है ना, सेफ नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें कोई इंक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो यू नीड टू बी अवेयर। कोई भी बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जनरली होता है ना कि किसी ने अकाउंट नंबर मांगा, आपने दे दिया, उसका पासवर्ड भी बता दिया, पिन कोड भी बता दिया, ठीक है, वो सब आपने जब शेयर कर दिया तो वो बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर नहीं है। सो यू नीड टू एस्टेब्लिश द रिक्वायरमेंट सच एज इंक्रिप्शन फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग डेटा ओनर्स, ठीक है, इंडिविजुअल हु हैव अ प्रॉपर नॉलेज एंड अथॉरिटी टू डिसाइड who should be granted data access and types of data access. Example, a business manager or the compliance officer, ठीक है। तो डेटा ओनर को आइडेंटिफाई करिए कि मींस किस टाइप के डेटा को कौन डील करेगा। इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड अथॉरिटी टू डिसाइड हु शुड बी ग्रांटेड डेटा एक्सेस एंड टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई काम करता है, ठीक है, तो उनमें से जो रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ना कि जो सबसे एक्सपीरियंस्ड और रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको आप जो है, अब हर एक की अपनी अपनी की स्ट्रेंथ होती है, कोर स्ट्रेंथ होती है, तो उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हमें किसको डेटा का एक्सेस देना है, कितना डेटा का एक्सेस देना है, ठीक है, कौन कौन सा डेटा है जो कि हमें कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल रखना है, जिसका हमें किसी को एक्सेस नहीं देना है, सिर्फ की पर्सन या की स्टेक होल्डर को ही वो पता रहेगा। तो आइडेंटिफाइंग द डेटा ओनर्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से वो पर्सन हैं जिनको हम डेटा की एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं, या टाइप ऑफ डेटा एक्सेस है ना, जैसे बिजनेस मैनेजर है, कंप्लायंस ऑफिसर है, ठीक है, कोई प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है तो उसमें परचेजिंग से रिलेटेड सारा डेटा उसके पास होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो एडमिन से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा वो कुछ मैनेज करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मींस यू नीड टू डिवाइस अ प्रॉपर डेटा क्लासिफिकेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड सो दैट there should not be such type of risk, security, compliance, data leakage or data jurisdiction. Okay, so if you have any query or doubt regarding this type of risk and response, you may ask.